Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेक्शन सी। इसमें भी है अपने 4 मार्क्स। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में करना क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। ओके, तो अब देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये लाइन कौन से फॉर्म में है। करेक्ट, कार्टेशियन फॉर्म में, इजंट इट। और 3D का क्वेश्चन है, राइट। चलो, तो एक तो बता दिया गया कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स cos 90 इज 0, राइट। तो हम किसको इक्वेट करेंगे, परफेक्ट, A1 यहाँ पे हम लिखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। इजंट इट, यही होता है ना, जब हमारे दो जो गिवन लाइंस है उसके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स हमारे पास यही रिजल्ट समझ के आता है बाहर। करेक्ट, बिकॉज cos थीटा को जब हम इक्वेट करते हैं तो डिनोमिनेटर पूरा इक्वेट होकर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। करेक्ट, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, राइट। जो अपने डिनोमिनेटर में होता है कार्टेशियन फॉर्म में, दिस इज हियर A1, ये है अपना B1, ये है C1, और यहाँ पे A2 B2 C2। तो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम जैसे ही ये क्वेश्चन देखा फटाफट से इसी को A1 और इसको A2 समझ लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे करके निकाल लिया रिजल्ट, और तब हो जाएगी उनकी गलती। क्यों? बिकॉज यू कैन सी कि कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं। वाई? बिकॉज यू नो दैट कार्टेशियन फॉर्म में जब अपना लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए था, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 एंड देन z माइनस z1 अपॉन C1, राइट। और यहाँ देखो 1 माइनस x है, ना कि x माइनस x1। यहाँ 7y माइनस 14 है, ना कि y माइनस समथिंग, इजंट इट। तो सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, और फिर उसके रिस्पेक्टिव में हम चेक करेंगे कि क्या है A1, क्या है B1, क्या है C1, सिमिलरली A2 B2 एंड C2 के बारे में, और फिर इस इक्वेशन में रख के हम यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे लैम्डा की वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो बस वैसे ही करेंगे। एंड दूसरा देखो इसका क्वेश्चन क्या है, सब पार्ट में, फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। अब देखो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये कैसे समझ में आता है, परफेक्ट, दैट मीन्स लाइन शुड बी को-प्लानर, इजंट इट। और को-प्लानर के लिए, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है आपके ये, बट फिर भी को-प्लानर है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना होता है और फिर वो चेक करना होता है कि वेदर दैट इज 0 और नॉट। करेक्ट, तो चलो वो बाद में करते हैं, सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। ओके, तो हियर the given lines are, क्या क्या लाइन्स है, पहले तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो पहला है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले पहले लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो x माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 कॉमन ले लो, तभी तो y के फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस यहाँ पे क्या बचा 2, और ये जो 7 है इसे मैं डिनोमिनेटर में अगर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, लैम्डा बाई 7, है ना, सही है, नो प्रॉब्लम हियर। अब देखो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। अब ये हो गया अपना लाइन 1, ओके, करेक्ट। अब देखते हैं दूसरा लाइन, एंड जो दूसरा लाइन था अपना वो क्या था, यहाँ पे था 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। करेक्ट, यही था। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, -7 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। तो -7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन ये जो -7 कॉमन लिया था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कैसे, -3 लैम्डा अपॉन 7 के फॉर्म में।
डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देख लो चेक करके, 7 ऊपर लेके जाओगे तो 7x माइनस 7 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 7x, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रहने दो एज इट इज। देन हियर इट इज, बस माइनस कॉमन लेना होगा तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो ये आ गया अपना सेकेंड लाइन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब ये क्या होता था, फॉर 90 डिग्री वी हैव दिस रिलेशन, राइट। सो सिंस लाइन्स आर एट, क्या है यहाँ, राइट एंगल्स, राइट, है ना, यही है। तो यहाँ लिख देते हैं लाइन्स आर एट राइट एंगल, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसको एज इट इज उठा के आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपको वैल्यू बस पुट करनी है। तो a1 की जगह क्या है, -3, सो दिस इम्प्लाइज -3 इंटू यहाँ पे क्या है, -3 लैम्डा अपॉन 7, ठीक है, प्लस b1 दैट इज लैम्डा बाय 7 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 2 इंटू ये क्या है -5 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। सो व्हाट यू विल गेट, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे 9 लैम्डा बाय 7, ओके, देन हियर इट इज प्लस लैम्डा बाय 7 एंड हियर यू कैन सी 2 इंटू 5 -10 हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 10। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी 9 लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज 10 लैम्डा बाय 7। सो 10 लैम्डा बाय 7 और यहाँ पे भी 10 है तो 10 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर और नॉट? यस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गई बात एकदम बिल्कुल अच्छे से। बिकॉज लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी थी कब, जबकि लाइन्स आर एट राइट एंगल, दैट मीन्स बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और तभी हमारे पास cos 90 0 आया है और हमने ऐसे निकाल लिया। क्लियर, अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो हमारे पास, मैंने दोनों लाइन को रहने दिया है, बाकी चीजें डिलीट कर दी है यहाँ से। अब हमारे पास क्या करना है, हमें बताना है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। मैंने क्या बताया था, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 3D, सो इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे बोलोगे कि 90 डिग्री पे तो ऑफकोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2D। अगर 2D में है तो ऑफकोर्स जब भी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्ट करेगा ही। बट इन द केस ऑफ 3D ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और दूसरा लाइन जो है वो इधर आ रहा है, तो देख रहे हो ना यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को एक प्लेन में होना चाहिए। और एक प्लेन में होने के लिए हम क्या करते थे, करेक्ट, हम फॉर द इंटरसेक्शन व्हाट वी नीड टू राइट, फॉर द इंटरसेक्शन द लाइन्स मस्ट बी इन सेम प्लेन, करेक्ट, यही है कंडीशन। सेम प्लेन में होने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू शुड बी, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0, नॉट लैम्डा। लैम्डा की तो हमने निकाली वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू जो कि होता था क्या, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, यू ऑल रिमेंबर x2 माइनस x1, यहाँ पे लिखते थे y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, राइट। और फिर यहाँ क्या होता था a1 एंड देन यहाँ क्या होता था b1 c1 देन a2 b2 c2, इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट, यही होना चाहिए, है ना। अब चेक कर लेते हैं कि क्या लैम्डा की वैल्यू सच में 0 है। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जस्ट डेल्टा, नॉट लैम्डा, डेल्टा चेक करते हैं। चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड इजीली। अब x2 माइनस x1 क्या होगा, यहाँ पे देखना x2 क्या है, दैट मीन्स सेकेंड लाइन का हमें चेक करना होगा। यहाँ पे जो भी है अपना जो पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ क्या है 1, सो 1 माइनस 1 इज व्हाट, नथिंग बट 0, सो हियर इट विल बी 0। नाउ y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 5 है यहाँ और यहाँ है 2, सो 5 माइनस 2 इज करेक्ट 3, देन हियर इट इज व्हाट 6 माइनस 3 इज व्हाट, नथिंग बट 3, तो यहाँ पे भी 3 हो गया, डन। अब यहाँ क्या है, a1 है, a1 की जगह में क्या लिखना होगा, -3 देन लैम्डा बाय 7 एंड देन 2। तो अब जहाँ जहाँ हमने लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है तो लैम्डा की वैल्यू पुट करते हुए हम वैल्यू लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3 देन 1 एंड देन 2, तो -3 1 देन 2, डन। अब यहाँ चेक करते हैं a2 क्या हो जाएगा, 7 की वैल्यू, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 7 रख दो तो 7 7 कैंसिल,
क्या बचा -3, देन हियर इट इज व्हाट 1 ऑलरेडी और यहाँ पे है -5, करेक्ट। तो अब चलो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, सबको पता ही है। चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा अगर हम फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको यहाँ एक्सपैंड करें तो, एंड देन -3 होगा, राइट। एंड देन यहाँ क्या हो जाएगा, इसे छोड़ना है तो -5 इंटू -3 कितना होता है, +15, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, करेक्ट। एंड देन +3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देख लो, -3 है, देन माइनस +3, ओ दैट इज 0, सो -3 + 3 ऑफ कोर्स इट इज 0। तो हमारे पास क्या बच के आ गया है, यहाँ पे ये टर्म 0 हो गया, ये भी 0 ही था। तो 15 + 6 कितना होता है, 21 इंटू 3 63, so -63, and of course this is not equal to 0. So since delta is not equal to 0, therefore the lines are not, क्या बोलेंगे, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और बता दिया कि भाई लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बट पैरेलल है, दैट मीन्स इसका मतलब कि लाइंस कोप्लानर नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन डी का है। यहाँ पे अपने 6 मार्क्स। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या करना है। ए गिवन है, फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि गिवन है। दैट मीन्स ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का, ए इनवर्स निकालना है। सबको पता ही कैसे निकालते हैं। और फिर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहता है जनरली वो किस फॉर्म में रहता है, ax = b के फॉर्म में। तो वहाँ से x की वैल्यू में a इनवर्स × b के फॉर्म में निकालनी होती है, इसलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, यहाँ जैसे ही a इनवर्स देखा तभी डिटर्मिनेंट ऑफ तो a चाहिए ही चाहिए। और ऐसे भी आप चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 आया तो क्या करना है, क्वेश्चन के आगे बढ़ना ही नहीं है, आपके 6 मार्क एज इट इज मिल जाएंगे, राइट। बट जनरली ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी यू हैव टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो हियर व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ a, जल्दी से बता दो मुझे। सो 1 एंड देन कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, आपको पता ही है। चलो मैं फर्स्ट रो से ही कर रही हूँ एक्सपैंड। तो व्हाट विल बी हियर 1 इंटू ये क्या हो गया 0 -2 एंड देन -1 इंटू ये क्या हो गया 1 - 3 × 2 6, ठीक है। और ये देन +1 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 - 0, सो 1 - 0 क्या आ गई वैल्यू, देख लो -2 है, ये कितना हो गया -5, दैट मीन्स +5 एंड देन +1, 5 + 1 6 -2 दैट इज 4, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर a इनवर्स करेक्ट एग्जिस्ट। ओके, अब a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम a इनवर्स निकालेंगे। सो देयरफॉर a इनवर्स की वैल्यू पता ही है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a सबको पता ही होगा निकालना, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/4 एज इट इज एडजॉइंट ऑफ a, दैट मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, राइट। तो चलो यहाँ देख लो क्या है। इस क्वेश्चन में मैं कोफैक्टर निकाल के दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दैट मीन्स इसके और भी सेट्स जो हैं उसमें आएगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी, बिकॉज एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू फाइंड दिस कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, इजंट इट, है कि नहीं, वो तो आपको पता ही है। तो खुद भी सॉल्व करो और बताओ मुझसे पहले करके। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्लस होता है साइन, तो प्लस रख दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 - 2, ठीक है। देन माइनस साइन होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 6, डन। एंड देन प्लस साइन है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 0, करेक्ट। इस पे ट्रांसपोज लगाना है, वो मत भूलना, बिकॉज वहीं पे गलती होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये ट्रांसपोज छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी में और बस ऐसा लिख दिया और फिर इनवर्स भी निकाल के बस गलती कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस तो सही होता है बट वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उनका मार्क्स कट जाता है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ये क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट मीन्स 0 ओनली, डन। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन के साथ, देख लो ये हो जाएगा 1 - 3, ओके फाइन। एंड देन हमारे पास ये क्या है यहाँ माइनस साइन है फिर से, तो ये हो गया 1 - 3, ओके डन, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ प्लस साइन आएगा, सो इट इज़ 2 - 0 दैट मीन्स 2 ओनली। देन माइनस साइन आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 कर दिया। देन यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0 - 1, सो प्लस साइन के साथ 0 - 1, डन। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 1/4 और यहाँ आ गया है -2। अब देखो मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज के बाद लिख रही हूँ, तो जो भी फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। तो -5 था तो +5 है, तो +5 आ रहा है यहाँ। देन यहाँ पे है 1, ओके, देन ये हो गया 0। देन यहाँ पे क्या है -2, ठीक है, ये हो गया अपना फिर से -2, जस्ट चेक, यहाँ पे था ना 1, ओ जस्ट सी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यू जस्ट सी यहाँ पे आपका 0 तो ठीक था, ये भी 1 - 3 आपका देखो
यहाँ पे क्या है, हाँ 1 माइनस 3, दैट इज फाइन। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, तो 1 माइनस 3, या दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज -2, तो ये भी आ गया माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो +2 एंड देन हियर इट इज +2, देन यहाँ पे क्या है 2 माइनस 1 1, तो -1 एंड देन यहाँ पे भी -1, करेक्ट, यही आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, जो हमें निकालना था ए इनवर्स वो हमने निकाल लिया है, राइट। चाहे तो आप 4 को अंदर लेके जाओ या तो फिर एज इट इज छोड़ दो, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो क्यों मैंने 4 को अंदर नहीं लिखा, बिकॉज आपको पता है कि हमें अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है जहाँ पे हमें ए इनवर्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, और जब भी हम फ्रैक्शन में लेते हैं नंबर्स तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो उस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए हमें 1/4 को एज इट इज बाहर रख देना है, ओके। सो now what we need to do now, writing the system of equations in matrix form, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे x y z की, तो 1 1 1, ये हो गया 1, यहाँ पे y नहीं है तो 0, फिर 2, और ये क्या है 3 1 1, सो 3 1 1, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा x y z इन द कॉलम फॉर्म एंड देन हियर इट विल बी इक्वल्स टू 6 7 एंड यहाँ क्या है 12। अब देखो ध्यान से, तो व्हाट इज हियर, नथिंग बट ए मैट्रिक्स ओनली, है ना। तो ax इक्वल्स टू बी का फॉर्म आ गया है, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज नथिंग बट ax इक्वल्स टू बी, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स इंटू बी, और यही तो हमें चाहिए था। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, x y z लिख देंगे x की जगह, और यहाँ a इनवर्स की जगह 1/4 को एज इट इज रहने दो, एंड देन -2 0 देन 2, ठीक है, देन 5 -2 5 -2, देन क्या है यहाँ -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -1, तो 1 2 -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 एंड 12 के साथ, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, राइट, ये कुछ नहीं है, इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में बस कैलकुलेशन है और उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलो यहाँ क्या है 1/4 रहेगा एज इट इज, ध्यान से बिल्कुल करना। तो -2 इंटू 6 कितना होता है, -12, प्लस तो ये हो गया 0 एंड देन प्लस हो गया 12 इंटू 2 दैट इज 24, डन। एंड देन से ये क्या था, 3 × 3 था, ये क्या है 3 × 1 है, तो ऑफकोर्स आंसर हमें क्या मिलेगा 3 × 1 में ही, इसलिए हमें मिल रहा है 3 × 1 के फॉर्म में, है ना। ये सब तो आपको चीज़ें पता ही हैं, बेसिक्स है। अब यहाँ क्या है 5 इंटू 6 कितना हो जाता है 30, देन -14 एंड देन -12, इतना ही आ रहा है ना, यस। देखो ध्यान से फिर से, -30 हो गया, देन 14 एंड देन -12, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका 6 एंड देन +14, ठीक है, -12, है ना। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, तो -12 + 24, ऑफ कोर्स दिस इज 12, देन यहाँ पे -14 है -12 है, तो ये हो गया -26, तो ऑफ कोर्स ये क्या आ गया 4, और ये क्या है 20 -12 8 आ रहा है ना। और अपॉन देन 4 भी तो है ना। अब देखो ध्यान से, तो दिस इज 1/4, तो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाले, इसको कैंसिल करा दे 4 के साथ, तो क्या मिलेगा 3 1 एंड 2, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली 3, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू हमें मिल गई है 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। और आपके 6 मार्क्स आपके पास, है ना। था ना इजी, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, तो आप 1 शॉट वीडियो देखो, या तो फिर फटाफट करने के लिए रिवीजन रेस देखो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो और रिविजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन डी का ही है। यहाँ पे भी अपने 6 मार्क्स, राइट। तो 24 में जो कि मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, उसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहेंगे, इस बार भी था, इसमें भी था, बट वहाँ से हमने नहीं लिया है वो, बिकॉज वो था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे उन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है जो कि आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड है 2023 के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, अच्छा ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, फाइन। एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, ओके डन। नाउ ओपन एट द टॉप, बोला गया है वो टॉप पे ओपन है, ठीक है, चलो। एंड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट, अच्छा, डेप्थ इज 2 मीटर, डेप्थ के बारे में बता दिया गया है, दैट मीन्स की जो हाइट है वो 2 मीटर गिवन है, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन एज 8 मीटर क्यूब,
Done. Now, if building of tank cost ₹70 per square meter for the base, okay, ₹70 किसके लिए लग रहा है? बेस के लिए. That means अलग अलग कॉस्ट है. बेस को बनाने में ₹70 पर स्क्वायर मीटर लग रहा है. डन, ठीक है. एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, और उसके जो साइड्स हैं, ऑफकोर्स 4 साइड होंगे. टॉप को बनाना है नहीं क्योंकि ओपन है, तो 4 साइड्स जो है उसको बनाने में कितने लग रहे हैं? ₹45 पर स्क्वायर मीटर. डन. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? ध्यान से देखना, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसका मतलब मैक्स और मिनिमम का क्वेश्चन है, तो कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है. डन. अब कॉस्ट जो यहाँ पे है वो है क्या? हमें यहाँ पे जो बताया गया है कि बेस को बनाने में ₹70 पर स्क्वायर मीटर लग रहा है. दैट मीन्स उस बेस का जो टोटल एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय 70 इज द कॉस्ट फॉर मेकिंग द बेस. करेक्ट. सिमिलरली जो उसके साइड्स है, 4 साइड्स, उन चारों साइड्स का जो सम ऑफ एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ₹45. तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द साइड. एंड दोनों कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे दैट विल द टोटल कॉस्ट, और उसी टोटल कॉस्ट को हमें करना है मिनिमाइज. क्लियर? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझना है, फिर हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं. अब चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर जो हमारे पास टैंक है उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो चलो रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स उसके जो साइड्स हैं वो अपना एक रेक्टेंगल बना रहा है. दैट मीन्स बेस जो है और जो साइड्स हैं वो रेक्टेंगल है. यही बोला गया है ना, बेस रेक्टेंगल है और साइड भी रेक्टेंगुलर है. ओके, तो कुछ इसी तरह का बनता है ना. रेक्टेंगल तो हम ऐसे ही बनाते हैं, है ना. अब देखो, अब यहाँ से अगर आप चेक करो तो क्या है इसकी, कैसे हम इसे चेक करेंगे? दूर से देख लो तो समझ में आ जाएगा कि बेस क्या है और टॉप क्या है. तो आई थिंक दिस इज द टॉप, इजंट इट? ये वाला जो एरिया है ये टॉप है, तो इट मीन्स इसका मतलब कि बेस जो है वो ये वाला एरिया है. राइट. चलो पहले मैं इसमें ना डॉट डॉट कर देती हूँ किसी अलग कलर से. तो ये हो गया है आपका बेस, है ना. समझ में तो आ रही है चीज़ें आपको? ओके, सो दिस इज योर बेस. तो ऑफकोर्स टॉप जो है वो ओपन है. डन. अब ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर विड्थ, दैट मीन्स ब्रेड. और ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस वन, दिस इज नथिंग बट योर हाइट, है ना, हाइट ऑफ द टैंक. दैट मीन्स दिस इज योर हाइट, और हाइट गिवन है कितना? 2 मीटर. राइट. तो हाइट हमारे पास गिवन है, बेस नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता. दैट मीन्स हम क्या करेंगे? दिस इज ऑल्सो हाइट, दिस इज ऑल्सो हाइट. ये हो गया आपका B, यहाँ पे भी L है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी आपका L है. राइट. इस तरह से मैंने ले लिया, हर जगह नाम लिख दिया. तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट L बी द लेंथ, ये सब लिख लेना आप. ओके. एंड B विद द ब्रेड्थ. ओके. ऑफ व्हाट? ऑफ द गिवन टैंक. डन. गिवन टैंक लिख दिया मैंने. अब देखते हैं कि गिवन क्या है. सो इट इज गिवन दैट, और h को मान लो कि हाइट है. ठीक है. तो लेट गिवन है यहाँ पे h, लेट अस अज्यूम कि दिस इज नथिंग बट हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन एज 8 मीटर क्यूब. यही है ना. ठीक है. तो इतनी चीजें हमारे पास गिवन है. सो सिंस वॉल्यूम कितना होता है? LBH होता है, बिकॉज इट इज व्हाट? नथिंग बट क्यूबॉइड. पता ही है टैंक मतलब क्यूबॉइड है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो LBH होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये ओपन है या क्लोज है. अगर ओपन है, क्लोज है, तब भी तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना. एरिया भले ही चेंज हो जाएगा बट वॉल्यूम तो वही रहेगा. करेक्ट. तो वॉल्यूम वही है, दैट मीन्स LBH. एंड दिस इम्प्लाइज V की वैल्यू कितनी है? 8, और यहाँ LB एंड H की वैल्यू 2 है. दिस इम्प्लाइज व्हाट? कि LB की वैल्यू आ रही है अपने पास 4. तो ये हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं. ओके. डन. अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है? कॉस्ट के बारे में बात करनी है, क्योंकि कॉस्ट को ही हमें मिनिमाइज करना है. सो हियर द कॉस्ट विल बी व्हाट? द टोटल कॉस्ट. दैट मीन्स मैं लिख लेती हूँ पहले टोटल कॉस्ट इन मेकिंग दिस पर्टिकुलर टैंक. तो कॉस्ट को C से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, सो व्हाट विल बी दिस वन? बेस का कॉस्ट प्लस द साइड का कॉस्ट. करेक्ट. तो चलो बेस का कॉस्ट लिखते हैं. तो बेस का कॉस्ट, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 70 मल्टीप्लाइड बाय बेस का एरिया, और बेस क्या है? L इंटू B ओनली, है ना, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल. तो दिस इज नथिंग बट L इंटू B. डन. प्लस अब क्या करेंगे? 45 के साथ हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज साइड में हमें 45 रुपीज़ लग रहा है पर स्क्वायर मीटर. तो अब साइड में अपने पास कितने साइड है? 4 साइड. एक ये वाला साइड, फिर पीछे वाला भी साइड सेम टू सेम, अंदर साइड वाला जो साइड है वो सेम टू सेम होगा. करेक्ट. अब जो सामने और पीछे वाला साइड है उसकी एरिया क्या है? L इंटू B ओनली, L इंटू H ओनली. जस्ट सी वेरी केयरफुली, L इंटू H है, इस वाले एरिया को ले लो आप. दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ ये वाला जो है फ्रंट में जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल. तो दिस विल बी L इंटू H. करेक्ट. तो L इंटू H हम लिखेंगे 2 टाइम्स, so 2 इंटू L इंटू H. डन.
प्लस अब क्या है, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ये वाले साइड के बारे में और इस साइड के बारे में और इधर के साइड के बारे में। तो इसका कितना एरिया होगा, b इंटू एच, करेक्ट। तो आई कैन राइट हियर 2 इंटू बी इंटू एच, है ना, यही होगा, डन। अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो l इंटू बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 4, तो 70 इंटू 4 कितना होता है 280। अब प्लस, अब देखो यहाँ h भी है, h की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, इजंट इट, और यहाँ से भी h की वैल्यू गिवन है, तो h यहाँ से और 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ से भी कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 4 कितना होता है 90 इंटू 2 दैट इज 180, सो 180। अब यहाँ क्या बच रहा है l प्लस बी। देखो c की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ l एंड b, दैट मीन्स दो वेरिएबल हैं। क्या करेंगे हम इसको मिनिमाइज करने के लिए, दैट मीन्स डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और वो एक वेरिएबल कैसे आएगा, टेल मी। यस, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो l को b में कन्वर्ट करो या तो b को l में। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि अगर मैं लिखना चाहूँ l को इन टर्म्स ऑफ b, तो दिस इज नथिंग बट 4/b, है ना, बहुत सिंपल है। तो 4/b है, तो चलो हर जगह मैं अब रिप्लेस करूंगी, तो दिस इम्प्लाइज कि c की वैल्यू है 280 प्लस 180 एंड यहाँ पे l की जगह पे 4/b किया प्लस b किया। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी योर dc अपॉन दिस db, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 180 कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज। 4/b का कितना हो जाएगा, करेक्ट, माइनस 4/b स्क्वायर, है ना, यही तो होता था। अब प्लस b है तो दिस इज 1, करेक्ट, इतना ही आ गया। अब क्या करते थे हम, मिनिमा के लिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम पॉइंट निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको इक्वेट करते थे 0 के साथ, है ना। सो हियर वी नीड टू जस्ट इक्वेट दिस एज 0। सो चलो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ सो दैट विल बी मोर विजिबल। सो नाउ dc अपॉन db इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज व्हाट, जस्ट चेक, ये तो 0 है, 180 भी चला जाएगा, यहाँ बचा -4/b इक्वल्स टू -1 आएगा, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ रहा है, b इक्वल्स टू +-2। तो क्या माइनस साइन लेंगे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट, तो हमें क्या लेना होगा, प्लस ओनली। सो b इज कमिंग एज 2, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 मीटर। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सच में जो b इक्वल्स टू 2 वैल्यू आई है दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा, या तो कुछ भी नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, इजंट इट। तो पहले वो चेक करते हैं। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा देते हैं। व्हाई, बिकॉज वी कैन सी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना इज मच ईजियर, करेक्ट। तो चलो निकालते हैं। तो 180 तो चलो कांस्टेंट है, रहने दिया। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, इसको छोड़ दो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन लेना है, -4/b स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/b³। एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू रख दो अगर b इक्वल्स टू 2, तो हमें क्या दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव, isn't it? So this implies that d2c upon db square at b equals to t is greater than 0, that is the पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा, है ना। जब ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था, पॉइंट ऑफ मिनिमम हमें मिलता था। देयरफॉर द कॉस्ट इज लीस्ट, और यू कैन से मिनिमम, कुछ भी लिखो, अगर लिखना चाहो सेम टर्म में तो वैसे लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, और यू कैन से द कॉस्ट इज मिनिमम, कब, जबकि फॉर b इक्वल्स टू 2 मीटर हमने लिया है, राइट। सो देयरफॉर L की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, देख सकते हो, 4/b है, दैट इज 2 मीटर। हैंस द कॉस्ट हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, दैट मीन्स हमें एक लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का कॉस्ट बताना है, दैट मीन्स कॉस्ट, दैट इज मिनिमम कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट ये वाला जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखा है उसी में आप सबकी वैल्यू रख दो। सो व्हाट यू विल गेट, 280 प्लस यहाँ पे देख लो 180 प्लस L प्लस B, दैट इज 2 + 2 4, तो 180 इंटू 4 कितना होता है, यस इट इज 720। सो 280 प्लस 720, तो कायदे से ये आ गया करेक्ट ₹1000। सो 1000 इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। क्लियर, अंडरस्टूड। तो था ना, बहुत सिंपल सा ही था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बस एक बार क्वेश्चन देखो, समझो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद आप उसको देख लो कि किसे हमें मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, वहाँ से आइडिया लगेगा, पॉइंट निकालना है, और फिर हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है और दिखा देना है कि हाँ भाई वही था पॉइंट ऑफ मिनिमा या तो मैक्सिमा। तो इस केस में था पॉइंट ऑफ मिनिमा और वहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली। क्लियर,
डन। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26, ये भी है सेक्शन डी का और यहाँ पे है अपने 6 मार्क्स। तो देखो इस बार आपके पास जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में उसमें बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आने वाले हैं। लाइक पहले था ना कि एरिया अंडर 2 कर्व्स या एरिया अंडर कर्व एंड लाइन, इस तरह की चीज़ें नहीं है, सिर्फ लाइन होगा या तो तुम सिंपल वाले कर्व होंगे, सिंपल लाइन्स होंगे, इसी तरह की चीज़ें होंगी, राइट। तो उसमें से ये अब बन जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे 3 लाइन्स के। ओके, तो तुम ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलो देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर गिवन दिस। ओके, समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ड्रॉ कर लेना होता है। और आपको पता होने चाहिए कि जो आप ड्रॉ करते हो करेक्ट ड्राइंग पे भी आपके मार्क्स बनते हैं। ओके फाइन। तो चलो 6 मार्क्स में यहाँ से भी मार्क्स स्प्लिट होते हैं और आपके पास मार्क्स बन के आएंगे। तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लो, 2, 5, 4, 7 एंड 6, 2। दैट मीन्स ए का जो हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेंगे वो होगा मैक्सिमम 6 तक जा रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे रफली ये हमें ड्रॉ करना है। तो एक तो चाहिए 6.2, ठीक है, एंड देन दूसरा चाहिए हमें 4, तो चलो 4 को भी मार्क कर लिया, एंड देन हमें चाहिए 2, तो इसे भी मार्क कर लिया, और ये है अपना 0 पॉइंट। अब देखो कि यहाँ वाई एक्सिस में कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 7 तक, तो वहाँ भी ड्रॉ कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो मैंने चलो 7 मार्क कर दिया, देन हमें 5 भी मार्क करना है, एंड देन हमें क्या मार्क करना है, 2, तो कर लिया सबको मार्क। करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है हमें सारे पॉइंट्स ऐसे पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे ड्रॉ किया है। अब हमें बनाना है ट्रायंगल, तो 2,5 यहाँ पे आता है, चलो ये लिख लिया हमने, दिस इज योर ए। ओके, एंड देन अपना 4,7 यहाँ पे आता है, इसे भी ले लिया, बी है ये, एंड देन 6,2 यहाँ पे आ रहा है। तो ए, बी एंड सी पॉइंट्स हमारे पास मिल गए हैं। इससे हमें ड्रॉ कर देना है एक ट्रायंगल, और इसी ट्रायंगल का हमें चाहिए एरिया। समझ गए? तो बस इतना ही करना है। अब देखो इसके बाद हमें क्या सोचना है और कैसे सोचना है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ इन सारे पॉइंट से, तो हमारा काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। कैसे, लेट्स सी। हमें ये वाला एरिया चाहिए, है ना। तो अगर मैं ट्रेपेजियम, चलो मैं नाम दे देती हूँ जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो चलो ये ए बी सी लिया है, तो डी हो गया ये पॉइंट, ई हो गया ये पॉइंट, और एफ हो गया ये पॉइंट। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर मैं पर्टिकुलर इस वाला एरिया को निकालूँ, डी ए बी ई को, फिर तो उसके साथ ऐड कर दूँ ई बी सी एफ को, ठीक है, तो ये दोनों एरिया ऐड हो गया, दैट मीन्स इस पूरे का एरिया हमने निकाल लिया है। और माइनस कर दूँ डी ए सी एफ के एरिया को, तो हमारा काम बन गया या नहीं। यस, समझ रहे हो। तो सबसे पहले ट्राई करना, जब भी अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स आते हैं, यू हैव टू ड्रॉ द थिंग्स। ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखो कि एरिया कौन सा निकालना है। उस एरिया को हमें अचीव करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लगाना है, दैट मीन्स इंटीग्रल लेना है। तो इंटीग्रल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, टॉप वाला लाइन या तो कर्व जो भी होता है उसे लेना होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये एरिया लेती हूँ, दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस ए बी लाइन ओनली। डन। अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ, तो वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली बी टू सी लाइन ओनली। डन। एंड देन अगर मैं इसका एरिया निकाल रही हूँ ट्रेपेजियम डी ए सी एफ का, तो क्या मिलना है हमें, सिर्फ ए टू सी का, दैट मीन्स ए सी का जो इक्वेशन होगा उसे बस इंटीग्रेट करना है। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। तो बस ये मेजर काम था, आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है सेकेंड हमारा मोटिव है कि हम ए बी बी सी एंड ए सी का इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, तो ए पॉइंट है यहाँ पे 2,5 लिख देते हैं, बी है 4,7 और सी क्या है 6,2। डन। सो नाउ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखते हैं, देन हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ बी सी भी लिखना है, एंड देन ए सी भी लिखना है। ठीक है, सबका इक्वेशन लिख देते हैं। तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट इक्वेशन लिखा दो, दैट मीन्स y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, बस वही करना होता है। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा, अगर मैंने ए बी बोला है दैट मीन्स y1 ये हो जाएगा, तो y माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू y2 दैट इज 7 माइनस 5, कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 माइनस 2। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, y माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, और ये कितना हो गया 7 माइनस 5 2 होता है, 4 माइनस 2 2 इंटू 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बच रहा है। तो y इज बेसिकली, ये अगर उधर जाएगा तो 3, सो यहाँ पे आपका हो गया x एंड देन प्लस 3, राइट। तो ये इक्वेशन हमने निकाल लिया है ए बी का, x प्लस 3।
क्लियर। चलो एक इक्वेशन आ गया। अब BC का इक्वेशन सेम वे में निकालेंगे तो B का कहाँ पे है, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, आपके पास नोटबुक और पेन है जो मैंने बोला था बिगिनिंग में, तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, राइट। ऐसे भी बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है तो यू हैव टू सॉल्व। अब ये क्या हो गया 2 - 7 अपॉन 6 - 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y - 7 इक्वल्स टू x - 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हो गया -5 अपॉन 2, तो -5 अपॉन 2, करेक्ट, इतना ही हो रहा है। तो फ्रॉम हियर क्या मिल रहा है हमें, y इज इक्वल्स टू 7 एंड देन यहाँ पे -5/2x एंड देन प्लस 5 × 2 हो जाएगा बिकॉज 2 से कैंसिल हो जा रहा है, तो +10। सो फ्रॉम हियर -5/2x + 17 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने BC का आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ AC जो निकालना था वो क्या हो जाएगा, y माइनस a पहले लिया है तो 5 अपॉन x - 2 इक्वल्स टू 2 - 5 अपॉन 6 - 2, तो ये बेसिकली कितना है -3 अपॉन 4। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -3/4 इंटू x - 2 + 5। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, -3/4x माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 एंड देन +5, तो हमारे पास आ गया है -3/4x एंड देन ये कितना है 13/2, करेक्ट, यही आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये है इक्वेशन किसका, AC का। तो AC के लिए अपने पास ये आ गया है। ये वाला इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू दिस लाइन, ये किसके लिए है, अपना BC के लिए है, ठीक है, ये हो गया। एंड ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, AB के लिए है, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर लेते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड इट, है ना। अब हमें मेनली चाहिए क्या, एरिया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले तो ये लिख दो, द रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ ट्राइंगल किसका, ABC। ये हम कैसे लिखेंगे, हमने बताया था ना, DABE का एरिया प्लस EBCF का एरिया माइनस DACF का एरिया। तो क्या लिखेंगे, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या तो फिर आप जस्ट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हो अगर आपको उतना नहीं लिखना है, या तो फिर आप ट्रेपेजियम भी लिखो, राइट, बिकॉज पता ही है ट्रेपेजियम ही है, दो आपके आमने सामने की जो साइड्स है वो पैरेलल हैं, बाकी दो नहीं है, तो हम इसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ये है आपका DABE, तो DABE प्लस फिर से एरिया किसका, ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ लिख देती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, समझ में आ जानी चाहिए आपको। फिर EBCF, तो EBCF एंड माइनस किसका कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा वाला, ये करेंगे DACF, तो DACF, क्लियर, ठीक है। ये पूरा एरिया हमने निकाल लिया और फिर हमने क्या करना है, माइनस कर देना है ये एरिया, तभी हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। डन। सो नाउ आफ्टर दिस देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, कि जो अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, लेट अस अज्यूम कि मैंने उसको A अज्यूम किया है, सो दिस विल बी व्हाट, हम अगर इसको लिखना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, तो क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये तो पहले चेक करना है, बट उसके साथ चेक करना है कि इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, AB का इक्वेशन लिखना है, और AB के लिए y का हम क्या लिख सकते हैं, x + 3dx। तो ध्यान रखना, हम यहाँ जो लिमिट देते हैं वो किसके लिए देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। कभी कभी ऐसे भी इक्वेशंस आएंगे कि यहाँ पे आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा, राइट, तो वहाँ पे क्या करते हैं, dy अगर लिखा तो y की लिमिट लिखते हैं, बट यहाँ एज यू कैन सी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तभी हमने y को x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा है, एक्सपैंड किया है, तो हम x का लिमिट लेंगे, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, d का क्या है, ये देखो a से b के तक हम जा जो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 2 से 4 तक, तो इसलिए हमारा लिमिट हो गया 2 to 4। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ प्लस अब क्या करना है, E से लेके हम F तक जा रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगा 4 to 7, राइट, नॉट 4 to 7, 4 to 6, करेक्ट, E से F तक, तो 4 to 6, तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया 6, और कौन सा लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, BC का, और BC का इक्वेशन है क्या, ये, तो इसको लिख दो -5/2x + 17dx,
राइट। एंड देन माइनस किसका कर रहे हैं हम, डी से लेके एफ तक, तो क्या है 2 से 6 तक जाएंगे, तो 2 से 6 तक किसका इक्वेशन, AC का, और AC का इक्वेशन हमारे पास यहाँ है, तो -3/4x, ठीक है, -3/4x एंड देन प्लस क्या था 13/2, ओके, dx, है ना, इतना आ गया। अब चलो इसको बस सॉल्व करना है, तो दिस इज बेसिकली x² 2 + 3x, अब इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे 2 to 4 एंड देन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -5/2, ये x² 2 है तो -5/4 हो जाएगा एंड देन x² + 17x, और यहाँ पे लिमिट हम लगा रहे हैं 4 to 6, माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है -3x² 4 × 2 8 + 13/2 × x एंड देन यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं 2 से 6 तक। अब तो बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेट करना है, तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, दैट मीन्स 4, देन 4 यहाँ पे, देन माइनस करोगे 2 के साथ, पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। So finally you will get your 7 as your answer. So this is done. क्लियर। तो सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो ट्राइंगल होगा, जो भी यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स होंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन में जो भी दिखा जाएगा आपके पास गिवन होगा, उसको आपको ड्रॉ कर लेना है, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो। उसके बाद जैसे इसमें इक्वेशन लिखा है तो उस इक्वेशन के लिए भी आप पे प्रॉपर मार्क्स होंगे एंड देन जो आप यहाँ सॉल्व करोगे, ये वाला जो टर्म लिखोगे कि कैसे में इंटीग्रेट करना है, इसके लिए भी मार्क्स होता है एंड देन कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर है उसके लिए बस हाफ मार्क्स होता है। अगर मान लो आपने जैसे इसको लिखा, इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखा, देन इंटीग्रेट किया, यहाँ तक आपके मैक्सिमम मार्क्स मिल गए, 5.5 आपके यहाँ तक आ जाएंगे, और जो करेक्ट है उसके लिए दैट मीन्स एग्जैक्ट आपने जो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है उसके लिए आपके यहाँ पे हाफ मार्क्स होंगे। तो लेट अस अज्यूम किसी बच्चे ने 7 की जगह 17 लिख दिया, तो दे विल जस्ट लूज ओनली हाफ मार्क्स, बट ये पूरे प्रोसेस में ही आपके 5.5 हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 100 out of 100 लाना है, देन डोंट डू द कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, ऐसे भी मैथ्स करने आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं बनता है, तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेना। डन। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और बात, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन भी था इस क्वेश्चन में, बट उसमें क्या था कि कर्व थे ले हमारे पास, तो कर्व्स क्या आपको लेना ही नहीं है, दैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहुत जो सिंपल इजी वाले आपके पास कर्व है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये सब आपको यूज करना है। ओके डन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे भी है सेक्शन डी का क्वेश्चन जो कि है इसमें 6 मार्क्स, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए, बी एंड सी, ठीक है। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इतना बड़ा है, आपको दिख ही रहा है, तो जैसे इतने बड़े क्वेश्चन आए ना, तो आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उससे जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको साइड में रफ में आप ना प्लॉट करते जाओ या लिखते जाओ। तो हमें क्या समझ में आया, ए प्रोड्यूसेस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तो ए का हमारा 1% है क्या, डिफेक्टिव आइटम्स। ओके, एकदम शॉर्ट में आप अपने समझने के लिए बस लिख दो। डन। एंड देन वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5%, ओके ठीक है, बी का है 5% डिफेक्टिव आइटम्स, ओके डन। एंड देन उसके बाद सी का कितना है, 7% डिफेक्टिव आइटम्स। तो हमने यहाँ तक का समझ लिया, सी का है 7% डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। दिस इज द वे कि कैसे हम क्वेश्चन को ना, मतलब पूरा पढ़ोगे फिर आप देखोगे फिर भूल जाओगे, फिर पूरा पढ़ोगे फिर आप लिखना चाहोगे तो भूल जाओगे, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, उससे जो समझ में आया उसको एक तरफ छापते जाओ। डन, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ तक आधा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्या है, A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. That means A जो काम कर रहा है वो 50% टाइम के लिए कर रहा है, तो सबसे पहले ये भी लिख देते हैं। A का क्या है, 50% ऑफ टाइम के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ऑन जॉब, ठीक है। A इज ऑन जॉब कहाँ तक के लिए, 50% ऑफ टाइम। B का क्या है, ऑन जॉब, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ समझ लो कि सेम के लिए ये है आपका 30% डन ऑफ टाइम। एंड देन आपका जो C है उसका क्या है, ऑन जॉब 20% ऑफ द टाइम। तो हमने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ लिया है, ठीक, इतना कर लिया, यहाँ तक डन। अब ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक
pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. अच्छा, अब जो भी आइटम्स बने हैं, दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर थे, अपने पास मशीन 3 ऑपरेटर्स थे ABC, उन सब ने जो जो यहाँ पे आइटम्स बनाए हैं उन सबको समझ लो कि एक स्टॉक पाइल में रख दिया गया है. ओके, तो दैट मीन्स बहुत सारे आइटम्स यहाँ हैं. अब इनमें से एक आइटम एट रैंडम उठाया गया और जो आइटम मिला है वो क्या मिला? वो डिफेक्टिव आइटम मिला. डन, क्लियर? तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई है. अब क्वेश्चन क्या है लास्ट छोटे से लाइन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए. डिफेक्टिव आइटम है, जैसे ही एट रैंडम निकाला गया आइटम को तो दैट वाज डिफेक्टिव. अब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए. किसी से भी हो सकता है ना, जो हमने आइटम निकाला वो ए से भी, बी से भी, सी से भी, किसी से भी हो सकता है. बट यू हैव टू टेल कि ये जो डिफेक्टिव आइटम्स निकाला गया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए मशीन से बनाया गया ही है. दैट मीन्स जो ऑपरेटर ए है उसके थ्रू ही रखा गया है यहाँ. क्लियर है क्वेश्चन? तो आइडिया लगा कि कहाँ से है ये, कौन से टॉपिक से है? प्रोबेबिलिटी से तो है. उसके अंदर कौन सा टॉपिक से? परफेक्ट बेस थ्योरम. बिकॉज यहाँ पे जनरली क्या क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बाय दिस दिस दिस. बट यहाँ डिफेक्टिव मिला है कब? जबकि ये ए से हो, दैट मीन्स ए अपॉन डी निकालना है हमें, है ना. दैट मीन्स क्वेश्चन हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन डी, ये हमें निकालना है यहाँ से. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गई है अच्छे तरह से, ये बात तो क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि भाई इवेंट को क्या क्या नाम देना है. तो बहुत सिंपल है, ABC गिवन ही है तो मैं उसी के अलॉन्ग नाम दे देती हूँ. आप भी वैसे ही कर सकते हो. लेट ए बी द इवेंट दैट प्रोड्यूस्ड, इवेंट नहीं, इवेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड, दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए. ठीक है. बी सेम तरीके से, इवेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी एंड सी इज द इवेंट दैट इज आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय सी. ठीक है. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा और इसके साथ डी भी तो लिख लेते हैं. डी क्या है? डिफेक्टिव आइटम है तो डी से स्टार्ट होता है, तो चलो मैं उसको भी डी दे देती हूँ नाम. एंड डी क्या है? दैट इवेंट दैट द आइटम इज डिफेक्टिव. ओके फाइन, ये कर लिया हमने. आइटम अगर डिफेक्टिव है तो अब क्या चाहिए हमें? सो देयरफॉर हियर व्हाट इज गिवन हियर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है? टेल मी. प्रोबेबिलिटी को ए का क्या मतलब है कि किससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो 50% ऑफ द टाइम वो काम कर रहा है. दैट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नथिंग बट 50%, दैट इज 50/100. करेक्ट. सेम वे में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूँ तो वो 30% ऑफ द टाइम काम कर रहा है. दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी 30/100 हो जाएगी. राइट. एंड देन जो सी की प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ कोर्स वो कितनी हो जाएगी? 20% है तो 20/100. डन. ये बात क्लियर हो गई. तो हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख दी. अब उसके बाद क्या करना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, जबकि वो ए से था. दैट मीन्स हमें अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो कैसे निकलेगा? ये गिवन था कि 1% डिफेक्टिव होता है जब ए से प्रोड्यूस होता है. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बाय 1/100. Are you getting this point? Yes. Similarly, probability of defective item when it is produced by B क्या हो जाएगा? जैसे 5% defective item, so that is 5/100. Now you tell me probability of defective item when it is produced by C कितना हो जाएगा? जो इसका परसेंटेज है that means 7%, so 7/100. ये चीजें अपने पास given है. राइट. जो गिवन डेटा था उसमें से ही हमने निकाल के लिख लिया है. अब क्या चाहिए? अब आपको मेनली बताना है कि दैट देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, देयरफॉर जो भी आप लिखना चाहो लिख दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय दिस, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखना होगा? आइटम गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइटम produced by A when it is defective. right. उल्टा हो गया है अब.
सो दैट मीन्स देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम इसको क्या लिखेंगे, ये होगा A अपॉन डी, D अपॉन A तो हमारे पास है, बट अब हमें चाहिए A अपॉन डी, और यही तो होता है बेस थ्योरम, एंड दैट विल बी व्हाट, टेल मी क्या फॉर्मूला होता था, कैसे हम याद रखने थे। सबसे पहले देखो जो यहाँ सबसे पहले आता था उसको एज इट इज लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब जैसे प्रोबेबिलिटी एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे इसको रिवर्स करना होता था, तभी ये कैंसिल हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन A, करेक्ट, राइट। अब उसके नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर तो समझ में आ ही गया होगा, सेम तरीके से हमें सारे के लिए लिखना है, दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम लगानी है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म तो एज इट इज लिख डालो, वेरी सिंपल। समझ में आ रही बात कि क्या है इसका ट्रिक याद रखने का, A को एज इट इज लिख लो और फिर D अपॉन A कर दो, और उसके बाद सेम उसी तरह से D के लिए A के लिए भी होगा, देन B के लिए भी होगा, ठीक है, तो D अपॉन B करेंगे, एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C के लिए भी हम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन हम C करेंगे। आप सबकी बस जस्ट वैल्यू रख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, 50 अपॉन 100 लिख दो, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन A कितना है, 1 अपॉन 100, ये भी लिख दो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सबसे पहला टर्म तो एज इट इज था तो उसको रहने देते हैं, ठीक है, एंड देन प्लस ये कितना था, 30 बाय 100 इंटू 5 बाय 100 होगा, तो 30 बाय 100 इंटू 5 बाय 100, एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, 20 बाय 100 था इंटू कितना हो जाता है, 7 बाय 100, ठीक है, डन। ये सब काम हमने कर लिया। अब फाइनली इसको सॉल्व करना है, तो आप ध्यान दोगे अगर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कैलकुलेट करने की। 100 इंटू 100 यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में वही है 100 इंटू 100, दैट मीन्स ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 50 इंटू 1 दैट इज़ 50 ओनली, अपॉन ये क्या हो गया 50, प्लस ये कितना हो गया 150, एंड देन यहाँ पे 140, तो 50 प्लस 150 कितना होता है 200, एंड देन 300, तो 340। सो यहाँ पे यही आ रहा है ना, देख लो फिर से एक बार चेक करके, 7 इंटू 2 14, 140, और यहाँ से 200 आया, तो यस 340, तो 340 आ गया, 5 5 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे आंसर आ गया है 5 अपॉन 34, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहला ट्रिक क्या है कि आपको जो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है लाइन बाय लाइन वो लिखते जाओ, ठीक है, एक बेसिक पिक्चर आपके पास आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और लास्ट की लाइन में जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो भी लिख लो कि हमें चाहिए क्या। ये जैसे ही आपका क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया कि हमें प्रोसीड कैसे करना है, कौन से तरीके से बढ़ना है आगे, और फिर क्या है, ये तो आपको पता ही कि बचपन से करते आए हो, जो क्वेश्चन में सबसे पहले में अज्यूम करना होता है, नाम दिया सबको, फिर जो यहाँ पे गिवन है डेटा वहाँ से हमने लिख डाला, और फिर जो अननोन है उसको लिखा, और फिर उसके लिए फॉर्मूला लिखा, और फिर उसमें पुट कर दी वैल्यू, हो गया आंसर, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो 28 के बाद 29 भी आता है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन जो था आपके लीनियर प्रोग्रामिंग का था, जहां आपको वहां फॉर्मुलेट भी करना था क्वेश्चन को, तो वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, जहां आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगे, ऑब्जेक्टिव गिवन होगा, और उसी को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए पॉइंट्स निकालने हैं, राइट, ठीक है। तो इसलिए आ चुके हैं आप सेक्शन 2 पे, देख लो सेट 2 आ गया है यहाँ, नॉट सेक्शन, दिस इज सेट 2। अब सेट 2 का पेपर देखते हैं। यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि 2019 में जितने भी सेट थे सब में क्वेश्चन आपके डिफरेंट थे, तो दैट मीन्स हमें सारे सेट ही अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो अगर आपने 2019 का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आई एम श्योर कि आपके किसी तरह के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेट 2 ऑफ 2019 के पेपर से, ओके। क्या है यहाँ, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स डन satisfying A transpose into A equals to I, A transpose into A है, ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो सिंपल है ना, प्रॉपर्टीज बस थोड़ी सी लगानी है और हो गया काम। सो एज की क्या गिवन है अपने पास, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन जो है वो है यहाँ A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I, तो A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। तो अगर आपको पता होगा, वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है, बट ये सिंपल प्रॉपर्टीज आपके लिए यूजफुल होंगी। तो इसलिए मैंने जब कराया था NCERT का तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, और जब डिटर्मिनेंट वाला जब मैं रिविजन रेस ले रही थी तो तब भी आपको मैंने ये बताया था, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है, ये देख लो। तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, आई क्या होता है, यू ऑल नो दिस इज नथिंग बट 1। अगर ये यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहता है तो फिर वहाँ पे हम कांस्टेंट टू द पावर कर देते थे, राइट, जो अपना ऑर्डर होता था, बट यहाँ सिर्फ आई है तो हमें 1 लिखना है। अब फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज same as determinant of A, so that's why what we have got, determinant of A is square and that is equals to 1, so therefore determinant of A is nothing but plus minus 1, so this is the answer। ये मत गलती कर देना कि इसको मॉड समझ के बस +1 लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा, क्या होगा प्लस माइनस 1 बिकॉज दिस इज डिटरमिनेंट। ओके, डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए का ही 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे अपने 1 मार्क्स, दैट मीन्स एकदम 1 मार्क का क्वेश्चन है, फटाफट से करना है। क्या है क्वेश्चन देख लो, यहाँ है y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x। बहुत सारे बच्चे मॉड x देखते ही पता नहीं उनको बुखार लग जाती है ना, मॉड x जबकि बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। मॉड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस x जबकि वो x ग्रेटर देन 0 है, माइनस x जबकि x लेस देन 0, बस इतना ही काम करना होता है। तो इफ y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x है, देन यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx फॉर x लेस देन 0। ये भी बता दिया गया है कि क्या लेना है आपको, x की वैल्यू लेस देन 0 लेनी है। डन, तो चलो देखते हैं। सो पहले क्या करेंगे, सिंस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x होता है फॉर x लेस देन 0, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू माइनस ऑफ x, करेक्ट, बिकॉज x क्या है, लेस देन 0 है, सो दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, ठीक है। सो अब हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx, सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। किसको नहीं पता इसका डिफरेंशिएशन, सबको पता है ना, तो -2x, तो आराम से आपका आंसर निकल के आ गया है -2x। डन, क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का ही है, यहाँ पे भी अपने 1 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर, ठीक है, एंड डिग्री इफ डिफाइन, ये बोल दिया गया है, ध्यान देना इस वर्ड पे, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, d2y अपॉन dx स्क्वायर है प्लस x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो टेल मी, लॉग के अंदर d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो फिर ये क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव है, नहीं, राइट। तो अगर कोई अपना गिवन इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव नहीं है तो उस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम ऑर्डर की बात करेंगे, और ऑर्डर क्या होगा, तो यू कैन सी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ सेकेंड ऑर्डर, दैट मीन इट इज अ सेकेंड ऑर्डर आपका जो बोल सकते हो यहाँ पे डेरिवेटिव है इसमें। तो हियर द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी हियर ऑर्डर इज हियर 2 एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री जो हमसे पूछा गया है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। फाइन, क्यों नॉट डिफाइंड, अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स, हाफ इसके लिए हाफ इसके लिए, बट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज द गिवन equation is not a polynomial of what, not a polynomial of derivatives, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे लॉग के अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया गया है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव का, क्लियर। तो इसलिए हमारा डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं, बस इतना ही करना था। ऑर्डर और डिग्री के बारे में बोला गया है तो वही क्वेश्चन है। तो आपने नोटिस किया होगा अगर, तो 2019 के सेट 1 में जो था उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन थे और सेट 2 में भी उसी तरह के क्वेश्चन है। तो जनरली जो सेट होता है ना, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही रहता है, बस वहाँ पे जो इक्वेशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे या तो तरीका जो है वो डिफरेंट होगा, राइट। बट लेकिन जो आपके पोर्शंस है, दैट मीन्स कौन से यूनिट से कितने वेटेज है, वो सब कुछ एक जैसा ही रहता है। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए का ही है, यहाँ पे भी है 1 मार्क। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके पास, आइदर ये वाला करो या फिर ये वाला क्वेश्चन करो। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत ही सिंपल है, करेक्ट, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम इक्वल टू एन, वाई, बिकॉज कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन, लेट अस अज्यूम कि इसको मैंने स्टार मार्क से दिया है। तो हियर क्या है क्वेश्चन में, गिवन दैट एंगल सेम है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, करेक्ट। अब जब ये तीनों बात इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, राइट, एंड देन इज इक्वल्स टू एम, that is cos of beta, and that is equals to n, that is cos of gamma,
right? And since we know that L square plus M square plus N square is nothing but 1, so this implies what? अगर मैं सबकी वैल्यू इक्वेट कर दूँ तो 3L स्क्वायर ले लो तो दिस विल बी व्हाट 1. सो फ्रॉम हियर L की वैल्यू कितनी आ गई है 1/√3. सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर what? सेम 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, है ना? यही तो होता है, जो एंगल बनते हैं हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उसी का जब हम कोसाइन ले लेते हैं तो वही हो जाता है अपना डायरेक्शन कोसाइन, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/√3. करेक्ट, ऑल इक्वल, डन. तो चलो ये तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया. अब देखते हैं इसके ऑप्शन में हमारे पास क्या है. अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. अगर ध्यान दो इस क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा जो तरीका है लिखने का वो ट्विस्ट किया गया है. क्या गिवन है? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है इन कार्टेशियन फॉर्म. दैट मीन्स x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ये तो दिमाग में क्लियर हो गया. कार्टेशियन फॉर्म जैसे ही देखा हमने. अब कहाँ से लिखना है? अ लाइन पासेस थ्रू, दैट मीन्स जिस पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है. दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ और क्वेश्चन को ऐसे लिख लेती हूँ तो इस पोजीशन वेक्टर से मैं वो पॉइंट निकाल सकती हूँ, राइट? सो गिवन पॉइंट इज व्हाट? द गिवन पॉइंट इज नथिंग बट इस पोजीशन वेक्टर से अगर पॉइंट को आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? सबका यहाँ कोफिशिएंट दैट इज 2, -1, 4, राइट? तो पॉइंट अपने पास आ गए हैं 2, -1 एंड 4. अब क्या है? अब हमें देखना है कि एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. दैट मीन्स इस वेक्टर के डायरेक्शन में है. इसका क्या मतलब हुआ कि पैरेलल टू दिस वेक्टर, इजंट इट? एंड दैट पैरेलल लाइन इज पैरेलल टू विच वेक्टर? दिस वेक्टर. दैट मीन्स I प्लस J माइनस 2k. करेक्ट. देयरफॉर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ a1 विल बी वॉट 1, b1 विल बी वॉट 1 एंड c1 विल बी वॉट -2. तो x1 y1 z1 भी मिल गया है, a1 b1 एंड c1 भी मिल गया है. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, है ना, द रिक्वायर्ड लाइन, बिकॉज इसके साथ ही जैसे हमने ये वर्ड लिखा हमारा सारा यहाँ पे जो राइटिंग था वो एकदम से कुड़ के इतना सही हो गया. दैट हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन. बस द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी व्हाट? इन कार्टेशियन फॉर्म. बस हम वो लिख देंगे. इन कार्टेशियन फॉर्म विल बी व्हाट? x माइनस x1 तो हमें लिखना होगा x माइनस 2 अपॉन a1 एंड दैट इक्वल्स टू y माइनस y1. दैट मीन्स y -1 है तो +1 हो जाएगा अपॉन this 1 only and that is z minus 4 upon -2 and this is your final answer. तो चाहे तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दो या फिर -2 को ऊपर लेके जा सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा 4 - z upon 2. क्लियर? अंडरस्टूड. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो इधर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या तो फिर ये, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है यू कैन चूज दैट. डन. तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. और ये रहा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो वही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है. डन. तो चलो देखते हैं. ये भी सेट 2 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का. देख सकते हो सेक्शन बी का है ये. यहाँ पे क्या है? इफ a is given show that a minus 2i into a minus 3i equals to 0. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, isn't it? तो मोटिव क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर जब भी बनता है तो 33% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, सो दैट सारे बच्चे उसको सॉल्व कर पाए, राइट? किसी का मोटिव ये नहीं रहता है कि बच्चों को फेल करना है. ओके, तो डिसाइडिंग पॉइंट्स कब होते हैं? उसके बाद 33% सबके आएंगे. उसके बाद फिर आपको 60% तक ना एकदम थोड़े नॉर्मल इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे. उसके बाद 80% लाने के लिए थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, और जो लास्ट 20% दैट मीन्स 100% लाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन को, हल्का सा, ज़्यादा नहीं. बहुत टफ तो नहीं होता है आपका पेपर, बट हाँ थोड़ा सा देखा जाता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट को अगर मिक्स कर दिया गया है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर पाते हो. ओके, दैट मीन्स आपकी एकदम वो इंटेलिजेंस वाली जो कैपेसिटी है वो देखी जाती है उसमें. ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को एकदम आँख बंद करके सॉल्व कर सकते हो. अब क्या गिवन है? a गिवन है, a माइनस 2i करना है. तो a माइनस 2i कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, ये तो मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है. यू कैन डू बाय योर सेल्फ, है ना. 2i दैट मीन्स 2 0 0 2. डन. कितनी वैल्यू आ गई? ये हो गया 2 2, यहाँ क्या हो गया -1 एंड देन -1, है ना. इतना ही आ रहा है. डन. अब क्या है? हियर यहाँ लिख सकते हो, हियर दिस इज दिस एंड a माइनस अगर मैं 3i की बात करूँ तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 4 2 -1 1 -3 के साथ i मल्टीप्लाई करो तो 3 0 0 3, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या वैल्यू आ रही है 1, देन 2, यहाँ पे है -1 1 -3 कितना हो जाता है -2, ठीक है। सो देयरफॉर अपना जो LHS है दैट इज हियर a - 2i मल्टीप्लाइड बाई a - 3i, दैट विल बी व्हाट, दोनों का बस मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 -1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 -1 -2, okay, so that will be equals to what, this see 2 into 1 2, ठीक है, then here 2 into -1 -2 हो गया, of course 0, so 2 into 2 4 माइनस देखो 2 into 2 4 हो गया, देन माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा 2 into 2 दैट इज -4, ओके, नाउ हियर इट इज -1 एंड देन -+1, देन हियर इट इज -2, देन -+2, तो यू कैन सी व्हाट, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दैट मीन्स हर जगह 0 0 0 0 आया है एंड दैट इज नथिंग बट 0 और ओके ओ, सो दिस इज डन, दैट मीन्स प्रूव हो गया, ओके डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, जो गिवन है वो करते जाओ, बस मल्टीप्लाई करके देख लो, यस इट इज कमिंग एज 0, क्लियर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम सेक्शन का है, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स, तो देख सकते हो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे यू कैन सी स्क्वायर रूट के अंदर ये इस तरह का टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको यहाँ पे सजा के लिखना है। तो क्या है, जब भी यहाँ पे देखो कि -x² है, दैट मीन्स सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, है ना, और यू कैन सी x² है 2x है, तो दैट मीन्स x - a या तो फिर x + a वाला का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो चलो वैसा लिखते हैं, सो हियर लेट अस अज्यूम ये i है, ठीक है, i इज दिस, तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई है, ये हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इसे लिखूं तो आई कैन टेक माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x² है, ठीक है, अब ये माइनस की जगह +2x हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 into a दैट इज x इंटू b क्या है 1 ओनली, करेक्ट, तो ये 2x ही है। अब जब मैंने 2ab किया तो ऑफ कोर्स प्लस मुझे b² करना होगा, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट 1 ओनली, डन। तो ये मैं काम इतना कर ले रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने जो टर्म लिखा है उसके बाद ये निकल के बाहर क्या आ रहा है, -x² -2x -1, और यहाँ है क्या 3, तो -1 है, अगर हमको 3 चाहिए तो क्या करना होगा, +4 करना होगा, आर यू गेटिंग दिस, राइट। अब इसको एक्सपैंड करके देख लो, यू विल गेट द सेम थिंग, डन, क्लियर। तो ये मैंने क्यों किया, बिकॉज वी नीड टू कन्वर्ट इन सम प्रॉपर फॉर्म जो कि हमारे पास फॉर्मूले में है। सो नाउ यू कैन सी 4 माइनस दिस थिंग है, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2², अब माइनस यहाँ देखो x² + 2ab इंटू b² का फॉर्म है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और नॉट, yes, now it is in which form of the formula, a² - x², सबको फॉर्मूला पता ही होगा, राइट। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² का क्या होता है, यू ऑल नो, देन फटाफट यहाँ पे लिख डालो कि क्या है अपना फॉर्मूला। सो दिस इज x/2, तो यहाँ पे x/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, x + 1/2 देन इनटू द सेम थिंग, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², और इसे अगर एक्सपैंड करो तो यही आता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये लिख दे रही हूँ 3 - 2x देन -x², डन। अब उसके बाद क्या होता था, +a²/2, तो +a²/2 का क्या मतलब है, 2²/2 दैट इज 2 ओनली, सो 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x की जगह क्या है यहाँ x + 1/2 एंड देन 1 कॉन्स्टेंट c होगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट क्या है ये अपना इंडिफिनिट इंटीग्रल, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स ऑल, डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो था ना बहुत सिंपल, एक बार बस इसको फॉर्मुलेट कर दो, मतलब ढंग से यहाँ पे लिख दो, सो दैट कि ये फॉर्मूले के फॉर्म में आए, बस फॉर्मूला लगा के लिख दिया आंसर, क्लियर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8, ये भी है सेक्शन बी का, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन भी है, तो इधर ये वाला इंटीग्रेशन करो या तो फिर ये वाला इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले वाला करते हैं, तो लेट अस अज्यूम कि उसको मैंने i मान लिया है, ठीक है, तो i इज गिवन लाइक दिस। अब देखो हमारे पास क्या है, गिवन दैट i इज, पहले लिख लेते हैं बिकॉज अपने पास ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन है, तो इसलिए बेटर है कि क्वेश्चन को एज इट इज पहले लिख लिया जाए, ओके, ठीक है। तो sin² x इंटू cos² x, डन, एंड देन dx।
अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, बट यू कैन सी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे एडिशन में है। तो सबसे पहले आप देखो एक एक को सेपरेटली हम यहाँ पे जस्ट डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, साइन क्यूब बाय साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाता है, टैन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, राइट, आई कैन राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो चलो ये लिख लिया। अब प्लस कॉस क्यूब था, तो कॉस क्यूब के साथ एक कॉस स्क्वायर गया, कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट, और उसके बाद 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक। तो ये क्या हो गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, करेक्ट, एंड डी एक्स तो है ही। नाउ टेल मी वेदर इट इज ईजी और नॉट। यस, सुपर इजी। वाई, बिकॉज यू कैन सी सेक एक्स टैन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, नथिंग बट सेक एक्स का। तो यहाँ पे ये तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली आप बस आंसर लिख सकते हो, राइट। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, इसका आंसर जो कि क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स होता है सेक एक्स का, करेक्ट। एंड जस्ट सी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका होता है, माइनस कोसेक एक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स एंड प्लस सी होगा, बिकॉज दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल, 2 मार्क्स मिल गए एकदम, है ना। चलो अब ऑप्शनल पे जाते हैं। ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में भी हमें इंटीग्रेट करना है। तो लेट जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है आई, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सो दिस इज एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, अब देखो, हो सकता है काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत टफ है ये क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। क्यों, बिकॉज यू कैन सी ई टू द पावर एक्स है, करेक्ट। अब जब भी ई टू द पावर एक्स आता है तो वो किसी एक रीज़न से आता है। इफ़ यू रिमेंबर, ई टू द पावर एक्स के साथ अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वेरी सिंपल, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और वही तो है यहाँ, राइट। देखो ध्यान से है या नहीं, क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे x माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी पहले x माइनस 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे x माइनस 1 लिख दूंगी, ठीक है, हमें वही चाहिए तो पहले मैंने लिख दिया। अब माइनस 1 लिखा है, माइनस 3 था, चलो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई टू द पावर x भी है इंटू डी एक्स, राइट, इतना ही है। नाउ जस्ट सी, अगर मैं इसको अब सेपरेट करूँ, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेती हूँ, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, ये हो गया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, हो या नहीं, जस्ट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया। नाउ हियर व्हाट इज दिस, 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, करेक्ट, यही आ रहा है डी एक्स। नाउ टेल मी, क्या ये फॉर्मूले में है, चेक करो, एफ एक्स एंड यहाँ पे प्लस एफ डैश एक्स है या नहीं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर का आप लोगे यहाँ डेरिवेटिव, तो क्या आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब भी आएगा, और देखो वही है, करेक्ट। तो वही फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट्स ऑल, इट इज डन, द आंसर इज हियर विथ यू। देखो बस 2-3 लाइन में ही दोनों के आंसर आप लिख सकते हो, राइट। बस आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो डायरेक्ट आपके 2 मार्क्स मिल गए आपको, है ना। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये भी है सेक्शन बी का। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे भी देख सकते हो आपके 2 मार्क्स है, ओके। तो इफ ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2, बी का मैग्नीट्यूड इज 7 एंड ए क्रॉस बी इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है, बस क्रॉस प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला लगाना है और आपका निकल जाएगा। सो सिंस वी नो व्हाट, साइन थीटा, क्रॉस दिया है इसलिए मैं साइन थीटा लिख रही हूँ, अगर डॉट दिया रहता तो कॉस थीटा लिखते हैं ऑफ कोर्स। तो साइन थीटा इज व्हाट, नथिंग बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस अब यहाँ वैल्यू लिख दो, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 36 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नथिंग बट 7। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, देखो ये कितना हो गया 49। सो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 एंड यहाँ पे है 2 इंटू 7, तो ऑफकोर्स हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/2। आपको चाहिए थी एंगल, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 कब कब होता है, 0 से पाई के बीच में हमें लेना है, ये ध्यान रखना। काफी बच्चे बस यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री, बस हो गया डन, देन दे विल लूज हाफ मार्क्स। व्हाई,
बिकॉज आंसर कैन बी वन मोर। क्यों? हमारे पास है ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा एंड वी नो कि थीटा जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है 0 से लेके पाई के बीच में, राइट। और 0 से पाई के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है और 1/2 दो टाइम आता है, एक तो 30 डिग्री पे और एक कब आता है जब पाई माइनस हम 30 डिग्री करते हैं। दैट मीन्स 6 क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, दैट मीन्स 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई बाय 6। तो दिस इज द आंसर 5 पाई बाय 6। नाउ दिस इज डन। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, दो वैल्यू आई है, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अपने सेक्शन बी से, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन दिख ही रहा है कि ये कहाँ से, प्रोबेबिलिटी से। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन, नॉट ए का मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो आराम से लिख सकती हूँ ए बार एंड दिस इज गिवन एज करेक्ट 0.7। डन। नेक्स्ट क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इट इज ऑल्सो 0.7, ठीक है। एंड देन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ओके, सो दिस इज गिवन एज 0.5, ठीक है। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हमें क्या फाइंड करना है, सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, जो है ऊपर सबसे पहले उसको लिख दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट मीन्स पहले जो आता है इनटू अब क्या हो जाता है इसका रिवर्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए करेंगे हम एंड डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी लेते थे, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, राइट, यही होता है। अब बस इसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए हमें, यहाँ गिवन है ए बार, तो ऑफ कोर्स हम पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। यू ऑल नो हाउ टू डू, जस्ट 1 माइनस 0.7 कर देंगे। सो दैट इज नथिंग बट करेक्ट 0.3। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाइड बाई बी बाई ए क्या गिवन है 0.5 अपॉन ये क्या गिवन है 0.7, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो अगर चलो मैं यहाँ से हटा दूँ डेसिमल तो क्या मिल रहा है 1.5 अपॉन 7, है ना। अब यहाँ से भी डेसिमल हटा दो तो 15 अपॉन 70 आ रहा है। अब इसको थोड़ा कैंसिल करा सकते हैं, है ना। तो 5 टाइम्स करेंगे तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 14×5 = 70 होता है, तो 3/4। सो आंसर इज व्हाट 3/14। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहो तो डेसिमल में लिखो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो चलो आगे चलते हैं। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 हमने नहीं करना है बिकॉज वो अपने सिलेबस में इस बारी नहीं है, ठीक है। तो ये आ गए हम सेक्शन सी पे और यहाँ पे आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। चेक वेदर द रिलेशन आर, ओके, यहाँ रिलेशन आर बताया गया है, डिफाइंड ऑन द सेट ए, ठीक है। ए के लिए जहाँ पे ए में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एज दिस आर को हमने डिफाइन किस तरह से किया है, ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं 1 रखूँ ए की जगह तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। सो 1, 2 इज देयर, 2, 3 इज देयर, 3, 4 इस तरह से है टिल 5, 6 हम 7 नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज ए में क्या है टिल 6 एलिमेंट ओनली। क्लियर, डन। तो चाहे तो आप यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के कर सकते हो या तो फिर एज इट इज भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो गिवन है यहाँ पे। अब क्या कहना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, ओके। तो इसको 2 तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों तरह से दिखा देती हूँ, आपको जो यहाँ पे कंफर्टेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन हियर। तो ए जो है वो तो लिख ही लेना, तो ए इज हियर नथिंग बट 1 2 3 4 5 एंड 6, डन। और दूसरा क्या गिवन है, रिलेशन आर को अगर मैं लिखना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में तो दिस इज 1, 2, 2, 3, 4, ठीक है, 4, 5 एंड 5, 6, डन, ओके। चलो बस यहीं तक लिख सकते हैं, 6, 7 लिख नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, देखो 2 तरीके से मैं बताऊंगी। एक जो कि मेरा एकदम रोस्टर फॉर्म में जब हम नहीं लेते हैं दैट मीन्स जनरलाइज आंसर, और एक होगा जो कि फिर इसी रिलेशन के लिए ही हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले जनरलाइज्ड आंसर वाले लिखती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते थे हम, लेट अस अज्यूम कि दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो सेट है उसके लिए, ठीक है। सो सिंस a कैन नॉट बी इक्वल्स टू a+1, वाई? बिकॉज रिलेशन r में किस तरह से है, इस तरह से डिफाइंड है, b इज इक्वल्स टू a+1, दैट मीन्स a, a आना चाहिए, और a, a आने के लिए कैसा रिलेशन होना चाहिए, a इक्वल्स टू a+1, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर a, does not belong to this relation r, therefore the relation r is correct, not reflexive. Clear?
समझ में आई बात या नहीं? यस तो हमने ये प्रूव कर दिया कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसी को सॉल्व करने का मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, ठीक है। इसी रिफ्लेक्सिव को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे कर सकती हूँ, यू चूज दैट विच वे यू आर मोर कंफर्टेबल। एक तो ऐसे कर देंगे, यानी तो हम क्या करेंगे, हियर एज वी कैन सी कि 1,1 2,2 ठीक है एंड सो ऑन एंड टिल वेयर, टिल 6,6 does not belong to relation R, therefore R is not reflexive। बहुत ही सिंपल था, है ना। I know बहुत सारे बच्चे बोलेंगे we will do like this only, it's your wish, you can do like this also, ठीक है। क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में A गिवन है, यहाँ R को इस तरह से लिखा गया है, तो वी कैन राइट R लाइक दिस बिकॉज ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। वही यहाँ पे अगर एलिमेंट नेचुरल नंबर दे दिया रहता या तो फिर बहुत सारे एलिमेंट्स होते, देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू राइट दैट इन द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे वॉट वी हैव सीन कि यहाँ पे कोई भी डबलेट नहीं है, दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4। आपको पता है ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ईच एलिमेंट के डबलेट मौजूद होने चाहिए, बट हियर इट इज़ नॉट देयर, सो दैट वाई इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो चलो ये काम हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हम सिमेट्रिसिटी। तो चलो सिमेट्रिसिटी पे आते हैं। नाउ फॉर सिमेट्रिसिटी व्हाट वी नीड टू डू, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले दूसरे तरीके से बताऊंगी, दैट मीन्स इस तरीके से। तो चलो इसके लिए इसी कलर से यूज करते हैं। तो लेट अस अज्यूम A, B belongs to this particular set A such that A, B belongs to relation R। अगर रिलेशन R में है तो इसका क्या मतलब हुआ, B equals to A plus 1, है ना, ये मतलब हुआ। अब मैं इसी को A लिखना चाहूँ पहले, तो A का हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू B minus 1, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू B plus 1 और नॉट, यस राइट, यही होगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि B, A डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि R सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं करना चाहूँ, तो दूसरे तरीके से करूँ तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एज 1, 2 belongs to relation R, but 2, 1 does not belong to relation R, therefore R is not symmetric। Very simple, isn't it? अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो कितने ही जल्दी हो जा रहा है। So you can write like this also or this also। ओके बस आपको फंडा देखा जाता है, इज इट क्लियर और नॉट, आपको पता है या नहीं कि क्या होना चाहिए सिमेट्रिसिटी के लिए। तो सिमेट्रिसिटी के लिए कोई भी अगर एक जो अपने पास पेयर है उसके लिए उसका उल्टा मौजूद नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। यहाँ पे हमें इसके लिए नहीं चेक करना है कि 1, 2 है तो 2, 1 है या नहीं, 2, 3 है तो 3, 2 है या नहीं। कोई भी एक अगर मौजूद नहीं है तो बस अपना काम खत्म वहीं पे, डन। तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो दोनों काम हमने कर लिया है अभी तक। अब क्या करना है, अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव की तरफ। चलो चलते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता था, चलो मैं दो तरीके से यहाँ पे भी बताऊंगी। लेट अस अज्यूम कि A, B, C जो है वो बिलोंग करता है सेट A को, सच दैट A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन R। यही होता है ना ट्रांजिटिव का अपना कंडीशन। तो दिस इम्प्लाइज का क्या मतलब हुआ, B इक्वल्स टू A plus 1 होगा एंड यहाँ से C इक्वल्स टू B plus 1 होगा। तो अब मैं अगर C और A में रिलेशन निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, टेल मी। C इक्वल्स टू B की जगह A plus 1 रखो तो क्या मिलेगा, A plus 2 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल्स टू A plus 1, देयरफॉर करेक्ट C, A does not belong to this relation R, therefore R is not transitive। करेक्ट, यही आया ना निकल के बाहर, है ना। चलो तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके अब दूसरे तरीके से करते हैं। तो दूसरे तरीके से कैसे किया जाता है, टेल मी। चलो दूसरा ही कलर ले लेती हूँ, है ना, ये अभी यूज़ नहीं किया था। ओके अब यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, सिंस आप देखो अब 1, 2 है, 2, 3 है, बट क्या यहाँ 1, 3 है, नहीं, राइट। यही होता था ना कि अगर A B है, B C है तो A C भी होना चाहिए। यू कैन सी कि 1, 2 है, 2, 3 है, बट 1, 3 नहीं है। सो व्हाट यू विल राइट, सिंस 1, 2 belongs to relation R and 2, 3 belongs to relation R, but 1, 3 does not belong to relation R, therefore R is not transitive। Clear?
अंडरस्टूड द थिंग? यस, तो ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो हेंस व्हाट वी कैन राइट? हेंस वी कैन राइट दैट हेंस द गिवन रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। बस यही आंसर, हमें यही चेक करना था कि वो है या नहीं है। तो भाई वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो दिस इज डन, दिस इज योर आंसर। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो दैट मीन्स जनरलाइज फॉर्म में, तो इसे चुनो, इसे चुनो और फिर इसे चुनो। दैट मीन्स इसको मैं लिख दे रही हूँ स्टार मार्क जहाँ दे रही हूँ, दैट मीन्स यू हैव टू राइट आंसर इन दिस 3 फॉर्मेट एंड देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर लाइन, करेक्ट। या तो फिर अगर आप चूज कर रहे हो इन तीनों को, देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ मैं हैशटैग लगा दे रही हूँ, तो इसे चुनो, इसे चुनो और फिर इससे चुनो, राइट, और फिर ये वाला लाइन लिखो, ठीक है। तो इधर ये तीनों की तरह से आप बढ़ो या तो फिर इन तीनों की तरह से बढ़ो, दैट विल बी योर आंसर। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सा मेथड आप चूज करते हो, दोनों करेक्ट है। डन। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।